हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में। तो हम लोग CEAR 2023 जो कि नया अपडेट होकर आया है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, है ना। नया कंप्लीट कर रहे थे। अभी तक काफ़ी वीडियोस के रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुके हैं। ये जो है लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक रेगुलेशन 1 से लेकर 69 तक हो चुका है, ठीक है। तो आगे हम लोग 70 से देखेंगे यानी 70 से आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, जो जितने भी लेक्चर पढ़ाएंगे उससे एक MCQ क्रिएट होता है, जो कि एग्जाम में MCQ पूछा जाता है। वो वीडियो आप लोग को मिलेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे CMR, है ना, कोल माइन रेगुलेशन 2017। फिर इसी तरह सीरीज बाय सीरीज चलेगा। इस बार आप लोग को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से आपको पेड सर्विसेज मिलती है, कोई भी प्लेटफॉर्म से लेते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी फी या चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 70 से। तो रेगुलेशन नंबर 70 बोलता क्या है? अकॉर्डिंग टू CER 2023, रेगुलेशन नंबर 70, condition to apply where telecommunications lines and power lines are carried on same supports। यानी कि आपका जो पावर लाइन है किसी न किसी सपोर्ट से आगे बढ़ती है। अगर इसको हम लोग पोल मान लें, जो घर के पास हम लोग देखते हैं कि पोल में वायर्स जाते हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इस तरह पोल बाई पोल बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइन जो है बह रहा है ना। उसके साथ आपको क्या करना है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन भी इसी में लगाना है। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। वो कंडीशन है क्या? अब टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जिसको नहीं पता है, वो सीधा सिंपल सी भाषा जान ले कि आपके घर में टीवी चलती है, तो डिश का जो कनेक्शन आता है, अगर उस तार को इस पोल बाई पोल करके आपके घर तक पहुंचाया जाए, तो फिर उस वायर को हम लोग बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन वायर। तो इसमें सिंपल सा थोड़ा सा है, ईच हैविंग यानी दोनों का होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 250 kgf। 250 kgf, ये kgf क्या है? ये मूवी वाला kgf नहीं है, है ना। kgf का मतलब kg, कहीं कहीं f जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन समझना क्या है kg। 250 kg ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए दोनों का। अब स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए? वायर का, है ना। अब 8 तक कंप्लीट होता है, या चैप्टर 9 आते हैं। चैप्टर 9, एडिशनल सेफ्टी फॉर माइंस। ठीक है, एडिशनल सेफ्टी क्या क्या लिया जाएगा माइंस के लिए और ऑयल फील्ड्स। तो 97 में है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेंस। ठीक, ऑब्जर्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है। इन केस ऑफ पावर स्टेशन, अगर पावर स्टेशन है, या तो फिर ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन है, या तो कन्वर्टर सब स्टेशन है, या रेक्टिफायर सब स्टेशन है, या एक्यूमुलेटर स्टोरेज है। एक्यूमुलेटर अलग है, स्टोरेज स्टेशन है, और जहाँ पर सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्या सप्लाई हो रहा है, इस सब स्टेशन से हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है। टू सोलली एंड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑफ द माइंड या नंबर ऑफ माइंड्स। या तो कोई पार्टिकुलर एक माइंस में सप्लाई हो रहा है, या तो नंबर ऑफ माइंस में सप्लाई हो रहा है, सिर्फ वही काम हो रहा है। तो उस समय क्या होगा, एक इंजीनियरिंग होल्डिंग जो कि डिग्री लेना चाहिए उसको,
इंजीनियर होल्डिंग ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, है ना। उसके पास एक डिग्री होना चाहिए, एक बंदा को अपॉइंट किया जिसका क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि एडुकेट यानी पर्याप्त। तो उस तरह का अगर कोई बंदा है तो इसको अपॉइंट किया जाएगा। 98 नोटिसेस यानी कि नोटिस। एनुअल रिटर्न, नोटिसेस में होती क्या है जनरली, एनुअल रिटर्न होती है किसको भेजना है, कब भेजना है, क्यों भेजना है, किस कंडीशन में भेजना है, यही सब होता है नोटिस में। तो एनुअल रिटर्न जो है साल में एक बार भरा जाता है। आपको कब भरना है, ऑन या ऑन या बिफोर, ठीक है, ऑन या बिफोर यानी कि 1 तारीख को भेजिए, या तो उससे पहले, मंथ होगा फरवरी। किसके द्वारा भेजा जाएगा, ओनर एजेंट भेज सकता है, या तो फिर मैनेजर भेजेगा, या तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। अब ये बंदा कौन है, ये बंदा डीजीएमएस का है। जहां भी इंस्पेक्टर आपको दिखेगा समझिए एकदम डीजीएमएस से रिलेटेड 99.9%, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा होगा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, समझ लीजिए। उसके बाद ओनर एजेंट या मैनेजर या इंजीनियर जो कि नोटिस भेजेगा। क्यों भेजेगा भाई, एक नोटिस एनुअल रिटर्न भेज दी, फिर नोटिस बोर्ड भेजेगा, क्योंकि अगर कोई भी न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसमें आप चाहते कि कुछ उसमें आगे पीछे करे, यानी कि उसमें अल्टरेशन करे, पावर बढ़ाए घटाए, जो आपका मैन्युफैक्चर है उसके अलावा उसमें और कैपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, वैसे apparatus आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो भाई इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 7 दिन पहले ही बता दें, है ना। किनके द्वारा बताया जाएगा, ये सारे बंदे। उसके बाद अगर मोर देन 65 वोल्ट, अगर माइंस में अगर मोर देन 65 वोल्ट यूज हो रहा और उसमें कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें अल्टरेशन कर रहे हैं या कुछ जोड़ रहे हैं, हैज टू बी मेड देन नोटिस शेल बी सेंड बाय। अगर इस तरह से कुछ कांड हो रहा है तो फिर से एक नोटिस सेंड करना पड़े, कौन भेजेगा, ओनर एजेंट या तो फिर मैनेजर भेज सकता है। किसको भेजेगा, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कब भेजेगा, तुरंत। इस ये वोल्टेज की बात आती है तो इमीडिएटली बात आ जाती है, इसमें क्या है 7 दिन पहले भेजिए उसके बाद कीजिए। अगर इमरजेंसी हुआ, इन केस ऑफ इमरजेंसी विच में लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, कोई व्यक्ति मर गया है या मशीनरी मशीनरी पूरी तरह से जल गया या कुछ हो गया है उसमें, तो उस केस में भी आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नोटिस ही भेजा जाएगा, नोटिस की बात हो रही तो विद इन 24 आवर। किसको, वही इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। और उसके साथ साथ बताया जाएगा कि उसका हेल्थ कैसा है, और उसके साथ साथ एलोंग विथ यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ सर्टिफिकेशन भी चाहिए। और बात होता है ये रेगुलेशन कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग अपैरेटस में ये रेगुलेशन 98 में जो नोटिस भेजना रहता है इतना सारा कंडीशन, ये अप्लाई नहीं, उसमें आपको नोटिस नहीं भेजना, कुछ भी हो जाता है उससे, तो नोटिस भेजने की जरूरत नहीं। नाइन्टी नाइन प्लांट्स, तो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स बनता है सीएमआर में, अच्छे से देखेंगे बहुत सारे प्लान होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्लान होता है, उसमें आपको कुछ दिखाना रहता है, क्या दिखाना है, केबल स्विच दिखाने, हॉलेज पंप्स कहाँ है, वेल्ड कन्वेयर्स कहाँ पर है, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, वेंटिलेशन सर्किट फेस, और ये सारे जो लिखे हुए हैं। उसके बाद आरएफ जो तय होगा, यानी कि मैप का स्केल, आरएफ बोलते हैं इसको, मैप का स्केल को। ये आपको माइंड्स एक्ट 1952 में जो दिया है उसके अनुसार बनाना है मैप को। क्या शो नहीं होगा इस प्लान में,
पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस एंड उसके केबल को शो करना नहीं है, लाइटिंग टेलीकम्युनिकेशन नहीं शो करना है, सिग्नलिंग अपैरेटस एंड केबल्स को शो नहीं करना है। मेथड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग 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 बहुत हम लोग देखे अर्थिंग अर्थिंग, अब उसके कुछ मेथड है। अर्थिंग प्रीवियस क्लास आप लोग देखे होंगे तो अर्थिंग अच्छे से समझ गए होंगे इसका नाम सुन के, है ना। तो ऑल कंडक्टर्स जो अर्थिंग में यूज होगा ऑन अर्थिंग सेल हैव ए कंडक्टिविटी एट लीस्ट इक्वल टू, जो भी यूज करेंगे आप अर्थिंग के लिए, जो भी में क्या लिखा ऑल कंडक्टर ऑफ अर्थिंग सिस्टम सेल हैव ए कंडक्टिविटी एट लीस्ट इक्वल टू 55% ऑफ द लार्जेस्ट कंडक्टर यूज्ड ओनली टू सप्लाई द apparatus। अर्थिंग बनाने के लिए जो भी apparatus आप यूज करेंगे, है ना, उसका जो है 50% इफेक्टिव होना चाहिए, वो भी किसका, लार्जेस्ट कंडक्टर का। नो कंडक्टर of an earth system shall have a cross section area less than, no conductor of an earthing system shall have a cross sectional area less than, अर्थिंग सिस्टम के लिए आप जो भी कंडक्टर यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग एक वायर यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसी के बारे में कुछ एरिया होगा वही डिस्क्राइब किया गया है, इससे कम होगा, लेस देन, है ना। ये जो एरिया होगा ना 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द अर्थ कंडक्टर, एक चीज इसमें छोड़ा गया है, एक्सेप्ट किया गया है, ये फ्लेक्सिबल केबल यूज्ड विथ पोर्टेबल apparatus वेयर द वोल्टेज डज नॉट एक्सीड, जहां पर आपका जो है वोल्टेज 125 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस जगह पर आपको ये जो डाटा है 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस रेगुलेशन इज नॉट अप्लाई टू एनी सिस्टम इन माइन वोल्टेज डज नॉट, ये जो रेगुलेशन है 102, ये सब जो कैटेगरी है अप्लाई नहीं करना है, कहाँ पर, जहाँ पर 30 वोल्ट से एक्सीड वोल्टेज नहीं हो रहा है, 30 वोल्ट से, वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, मेंटेन नहीं करना है। नहीं, प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट, फोल्ड करंट, फोल्ड करंट होता क्या है उसके बाद ही हम लोग जान पाएंगे सब। फोल्ड करंट एक नॉर्मल करंट है जो कि क्रिएट होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है कुछ फॉल्ट होती है उसके कारण क्रिएट होता है फोल्ड करंट, और ये जो करंट आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही ज़्यादा होता है एज पर कंपेयर टू नॉर्मल करंट। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, अगर अंडरग्राउंड माइंस में मोर देन 250 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है जो कि 1100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है, तब उस केस में फोल्ड करंट जो है उसका परमिसिबल लिमिट क्या है, 750 मिली एम्पियर, यहाँ तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट बी मोर देन 750 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.75 एम्पियर होता है। अब ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट माइंस में अगर वोल्टेज इज मोर देन है 1100 वोल्ट लेकिन 11 केवी से ज़्यादा नहीं है, तो उस समय आपका जो है 50 एम्पियर तक परमिसिबल है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना, सेल नॉट बी मोर देन 50 एम्पियर। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कलर कोड्स, इसको बोलते हैं कलर कोड्स। ये है कलर कोड, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 3 पेजेस लाइन 1 में रेड कलर यूज होता है, 3 पेजेस लाइन 2 में येलो, लाइन 3 में ब्लू और न्यूट्रल में ब्लैक, और अर्थिंग एंड ग्राउंड लाइन के लिए ग्रीन या ग्रीनिश येलो। तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, RYB, रेड येलो ब्लैक 1 2 3, न्यूट्रल के लिए ब्लैक काला, और G फॉर ग्राउंड, G फॉर ग्रीन, कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं इसको।
काफ़ी इसमें तो सारे कुछ इजी ही है, रटना तो आसान ही होगा। इफ द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज मोर देन 1100 वोल्ट, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किए हैं जो कि मोर देन 1100 वोल्ट है लेकिन 11 केवी तक है, फॉर अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट, तो फॉल्ट करंट सेल भी 10 एम्पेयर। देखिए यहाँ पर जो हर एक अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉल्ट करंट का जो है कि बोल सकते हैं परमिसिबल लिमिट है। अब बात करता है इंडिविजुअल एपाटस, जिसमें क्या हो रहा है वोल्टेज अप टू 1100 वोल्ट तक है, सेल बी सेट ये फॉल्ट करंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल एपाटस की बात की, ये सारे जो थे एक साथ जुड़ा हुआ पूरा मशीन की बात कर रही थी, अब ये उसके अंदर का एक एक कंपोनेंट की बात कर रही है, तो 200 से 400 मिली एम्पियर के बीच में होना चाहिए क्या फॉल्ट करंट। अब बात करते हैं कि स्विच गियर और प्रोटेक्टिव सिस्टम का इफेक्टिवनेस, क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस बनाए रखना है, तो उसको जो भाई देखभाल करना पड़ेगा। क्यों, कैसे देखभाल करेंगे, चेक करेंगे, उसमें कैलिब्रेटिंग करेंगे, आने की सर्विसिंग करेंगे और उसका टेस्टिंग करेंगे। कितना बार करेंगे, साल में कम से कम एटलीस्ट वो एक बार, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। वोल्टेज लिमिट्स, आपके माइंस में करंट बढ़ रही है, उस पार्टिकुलर जगह पर किस जगह पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, उसी के बारे में आपको रेगुलेशन नंबर 104 बताता है। इन ए अंडरग्राउंड माइन मोर देन 11 केबी सेल नॉट बी टच, आप अंडरग्राउंड में 11 केबी से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। कितना नहीं कर सकते, 11 केवी। आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड में कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं या कर सकते हैं, तो 11 केवी तक, लेकिन यूज किया जाएगा 6.6 केवी तक। ठीक है, ट्रांसमिट आपको करना है 11 केवी, यूज करना है 6.6 केवी। ये अंडरग्राउंड का केस में था। वोल्टेज ऑफ हैंड हेल्ड apparatus सेल नॉट बी मोर देन, अगर हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus है तो उसका वोल्टेज 125 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल पे तौर पर देखें तो ड्रिल मशीन आपका हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus है, काम के दौरान जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं उसको बोलते हैं पोर्टेबल apparatus। ये देखिए यहाँ पे एन apparatus which can move while operations, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेबल किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते ऑपरेशन के द्वारा, जैसे कि गेट इन बॉक्स, स्विच गियर, पंप, माइन फैन। ऑन ए सरफेस ऑफ ए माइन या इन ओपन कास्ट माइन द वोल्टेज सेल नो नॉट बी मोर देन 250 वोल्ट। सरफेस की बात करें जो कि अंडरग्राउंड के बाद, अंडरग्राउंड ये आपका अगर अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर को भाग को हम लोग सरफेस बोलते हैं। सरफेस हो या ओपन कास्ट, वहाँ पर वोल्टेज कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 वोल्ट से। अगर पोर्टेबल हैंड लैंप यूज करें अंडरग्राउंड में तो उसमें वोल्टेज एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 वोल्ट। अगर केप लैंप है तो 4 वोल्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये सब जो वोल्टेज है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। ये कलर्स कोड, ये वोल्टेज लेंथ क्या होना चाहिए, बकेट विल एक्सकावेटर का, तो वो सब आगे है। ये मतलब ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जो नहीं देख रहे होंगे ना उसको थोड़ा नुकसान होगा। जिस सर्किट वोल्टेज ऑफ रिमोट कंट्रोल या इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग पर, अगर कोई भी सर्किट है जिसका वोल्टेज, दिस सर्किट वोल्टेज ऑफ रिमोट कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग एपरेटस का जो सर्किट का वोल्टेज है वो 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में देखें तो कंटिन्यूस मायरन एलएचडी। कोई फिक्स प्लांट है जहाँ पर हम लोग वोल्टेज प्लग यूज कर रहे हैं तो वहाँ का वोल्टेज जो है 650 वोल्ट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। केबल्स की बात करें, केबल्स की लेंथ ये सब आपको यहाँ दिखेंगी, किसकी केबल लेंथ कितनी होती है। तो 108 केबल्स के बारे में जानकारी देता है। तो दिस दी रेगुलेशन अप्लाइज टू ऑल केबल्स अदर देन फ्लेक्सिबल केबल। ये रेगुलेशन सभी केबल्स में अप्लाई होते हैं, किसको छोड़कर? फ्लेक्सिबल केबल्स को, जो कि पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस में यूज होता है। नो केबल्स अदर देन कंसेंट्रिक केबल, कोई और केबल नहीं यूज किया जाएगा ये सब केबल के अलावा। कौन कौन? कंसेंट्रिक केबल, सिंगल कोर या टू कोर या मल्टी कोर केबल। प्रोटेक्ट, और इसको जो है ये सब यूज करेंगे, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा मेटालिक कवरिंग से, या तो मेटालिक कवरिंग एंड विच कंटेन ऑल द कंडक्टर्स ऑफ सर्किट शेल बी यूज्ड वेयर द वोल्टेज एक्सीड 125 वोल्ट। यानी कि सिंपल भाषा में इस पूरा सेंटेंस की बात करें तो कोई अदर्स केबल्स यूज नहीं किया जाएगा, और जो केबल्स यूज होंगे वो है कंस्ट्रक्ट केबल, या तो सिंगल कोर या टू कोर या मल्टी कोर केबल, जिसको प्रोटेक्टेड होना चाहिए मेटालिक कवरिंग से। इसका जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर ऑफ सर्किट शेल बी यूज वेयर द वोल्टेज सेट, जहाँ पर वोल्टेज 125 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर। 109 फ्लेक्सिबल केबल्स। अब बात करते हैं सारे फ्लेक्सिबल केबल्स। इफ द वोल्टेज ऑफ मशीन एक्सीडिंग, मशीन का वोल्टेज अगर 650 वोल्ट से एक्सीड होता है लेकिन 11 केवी से ज़्यादा नहीं है तो ये वोल्टर टाइप कनेक्टर शेल बी यूज्ड। ठीक है, यानी कि वोल्टर कनेक्टर यूज होगा और उसका जो ट्रेलिंग केबल है उसको सुटेबली एनकरेज किया जाएगा मशीन के एंड में। इफ द वोल्टेज ऑफ सर्किट, ये 650 वोल्ट था मशीन्स का, अब सर्किट की बात कर रहा है। अगर 250 वोल्ट किसी मशीन का, किसी मशीन के सर्किट का एक्सिट करता है, ऑल फ्लेक्सिबल केबल टू एनी ट्रांसपोर्टेबल सेल बी प्रोवाइडेड विथ फ्लेक्सिबल मेटालिक स्क्रीन, उसको मेटालिक स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल केबल एक्सीडिंग 100 मीटर इन लेंथ, अगर फ्लेक्सिबल केबल लेंथ में 100 मीटर एक्सीड करता यानी ज़्यादा होता तो सेल नॉट बी यूज्ड, कहाँ यूज नहीं किया जाएगा? एनी पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस में। फ्लेक्सिबल केबल व्हेन यूज्ड विथ कोल कटिंग मशीन, अगर फ्लेक्सिबल केबल कोल कटिंग मशीन में आप यूज कर रहे हैं या कटर या लोडर पे यूज कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल केबल जहां यूज हो रहा है जैसे कि कोल कटिंग मशीन या लेडर्स, आर्मर फेस कैनवर जो कि लॉन्ग वॉल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, या विथ शटल कार्स या एलएचडी या कटर लोडर या लाइक इक्विपमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लरिंग। फोर एंड पिलर में दो भाग होते हैं, डेवलपमेंट एंड डिप्लरिंग, तो वो सारे दिए हुए हैं। सेल नॉट एक्सीड, ये सब जितने भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ बताया यानी जो लिखा हुआ है इस पॉइंट में, उसमें जो है ना उसका जो लेंथ है 250 मीटर एक्सीड नहीं करना चाहिए। किसका? फ्लेक्सिबल केबल। हमारे मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं काफ़ी मशीन, तो वो मशीन में केबल की ज़रूरत पड़ती है। आपका फेस यहाँ है तो
यहाँ आप गेट इन बॉक्स लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, तो गेट इन बॉक्स से जो केबल निकलता है जो मशीन में जाकर जुड़ता है वो फ्लेक्सिबल केबल होता है, ताकि अगर लेफ्ट मुड़ना पड़े तो लेफ्ट जा सके, आराम से मुड़ जाए वो केबल राइट। तो माइंस हमारा सीधा नहीं रहता ना, तो इसलिए फ्लेक्सिबल केबल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो कंडीशन है लॉन्ग वॉल में और भी अदर्स एलएचडी शटल कार की बात हो रहा है, तो उसका जो केबल लेंथ है 250 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस, अगर ओपन कास्ट माइन है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड एचईएमएम, इन केस ओपन कास्ट माइन व्हेन यूज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड एचईएमएम सेल नॉट एक्सीड 600 मीटर। तो ओपन कास्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल से चलने वाले मशीनरी जो कि एचईएमएम मशीनरी है ये सब यूज करते हैं, तो उस समय उसका केबल लेंथ 600 मीटर लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बकेट व्हील कैपेसिटर जिसका जो कि 11 के भी यूज हो रहा है यानी कर रहा है मशीन चलने में 11 के भी यूज हो रहा है बकेट व्हील एक्सकेवेटर में, उसका जो लेंथ होगा, किसका लेंथ होगा, केबल का 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते यानी 1000 मीटर। अब बात करते हैं ड्रैग लाइन की या तो फिर सोवेल की जिसका बकेट कैपेसिटी 12 मीटर क्यूब है, तो उसका फ्लेक्सिबल केबल लेंथ में भी रेंज अप टू 600 मीटर तक उसका कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सिग्नलिंग 114 यानी 114 रेगुलेशन नंबर वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इज यूज्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग हम लोग बेसिकली अंडरग्राउंड में ही यूज करते हैं। Adequate precautions shall be taken to prevent signal and telephone wire coming into contact the other cable। आपका जो सिग्नलिंग केबल है ये किसी और केबल के कांटेक्ट में ना आ जाए, उसके लिए एडिशनल प्रिकॉशन लेना है। द वोल्टेज यूज्ड इन एनी वन सर्किट शेल नॉट 30 वोल्ट। सिग्नलिंग के लिए आपको 30 वोल्ट तक ही यूज करना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कॉन्टेक्ट मेकर्स सेल बी कंस्ट्रक्टेड, एक कॉन्टेक्ट मेकर्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है किससे, प्रिवेंट बचने के लिए एक्सीडेंट क्लोजिंग ऑफ द सर्किट, आपका सर्किट क्लोज ना हो जाए इसके लिए कॉन्टेक्ट मेकर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देखे होंगे इसे करके तार गया है, एक यहाँ पर वायर लगा दिए, वायर टाइट रखता है दोनों को, अगर ये इधर हिलता है तो ये भी थोड़ा सा इधर जाएगा, इसका मतलब ये दोनों मेंटेन है। तो क्या अरेंजमेंट यूज होता है, कॉन्टेक्ट मेकर्स। बेयर कंडक्टर वायर यूज सेल बी इंस्टॉल इन सुटेबल इंसुलेटर, जहां भी नंगे वायरें यूज हो रही है उसको बोलते हैं बेयर कंडक्टर, नंगे वायर्स नए नंगे कंडक्टर्स, तो वहां पर आपको इंसुलेटर लगाना है। हॉलेज, माइंस की हॉलेज जहाँ से आपका मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पर कोल माइन से तो कोयला ब्लास्टिंग होने के बाद सरफेस पे जाती है, किसके थ्रू, हॉलेज के थ्रू। वेल्ट कन्वेयर भी एक पार्ट है, अगर वेल्ट कन्वेयर यूज हो रहा है तो फिलहाल हम लोग हॉलेज के बारे में देखते हैं। उसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन अगर पढ़ाएंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे एंडलेस हॉलेज, रोप हॉलेज, बहुत सारे हॉलेज होते हैं, लोकोमोटिव, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेबल में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो बात करते हैं 115 में क्या है, हॉलेज। तो हॉलेज बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, लोकोमोटिव भी होता है लोकोमोटिव हॉलेज, है ना, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात कर रही है, ठीक है। हॉलेज बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑन द ओवरहेड ट्रॉली वायर सिस्टम वोल्टेज नोटिस, उसका जो ऊपर में जो वायर होता है उसको बोलते हैं ट्रॉली वायर सिस्टम। तो कुछ इस तरह से रहता है आपका रेलगाड़ी टाइप से, अगर मान लीजिए माइंस में रेलगाड़ी ही चल रही है जो ट्रेन होती है, तो इस तरह से उसको कनेक्शन दिया जाता है, कैसे आपको ट्रेन में दिखता है कनेक्शन। तो उस ट्रॉली वायर पर बात करा तो वोल्टेज 650 वोल्ट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड और इसमें क्या होगा,
हॉलेज बाय स्टोरेज बैटरी लोकोमोटिव। अगर स्टोरेज बैटरी वाला लोकोमोटिव है तो मे बी यूज विथ प्रायर परमिशन विथ रिटर्न इन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अगर बैटरी लोकोमोटिव है, स्टोरेज बैटरी लोकोमोटिव, तो उस समय आपको परमिशन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। उसके बाद ही आगे का आप काम कर सकते हैं, परमिशन देगा तो। मेंटेनेंस टूल। इलेक्ट्रिकल को मेंटेन करने के लिए कुछ टूल्स का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। वो टूल्स आपको रखने हैं और मेंटेनेंस करनी है। तो कौन कौन से टूल होते हैं? वायर टंग्स होता है, वायर टंग्स सेडल होता है, टाई स्टिक होता है, स्ट्रेन लिंक स्टिक होता है, रोलर लिंक स्टिक होता है। ये सब आपको फिगर दिख जाएगा, गूगल में सर्च मारे। किसी में अगर दिलचस्पी ज़्यादा है कि देखेंगे हम किस तरह से दिखता है, जनरली होता है क्या, जो नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन के पास देखें कुछ सामान उससे मिलता जुलता मिलेगा, हम लोग को नाम नहीं पता चलता कौन सा है क्या है। हम लोग सिर्फ प्लास, टेस्टर, कटर यही सब देखते हैं, ग्लव्स है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सस्पेंशन, सस्पेंशन लिंक स्टिक्स, ऑक्सिलरी आर्म्स, स्ट्रेन कैरियर, गिन पोल्स, गम ये लॉन्ग क्लैम्प, सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक कंडक्टर गार्ड, एक्स आर्म गार्ड, इंसुलेटर कवर, हैंड ग्लव्स। यानी ये सब आपको रखना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी भाषा में बोला जाए, अगर पूछ दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेनेंस टूल, या तो फिर नॉट मेंटेनेंस टूल, आपको 4 दे देगा, उसमें से 3 मेंटेनेंस टूल रहेगा, एक नहीं रहेगा। आपको चूज करके आंसर देना पड़ेगा। और हॉट स्टिक। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा खत्म होता है, फिनिश होता है। अब इसमें एक लास्ट वीडियो बनेगा, उसके बाद जो फिनिश होने के बाद थोड़ा टचअप देना रहता है ना, इसको बोलते हैं टचअप, जो कि एमसीक्यू आपको टचअप देगा। टचअप होने के बाद ये पूरा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे CMR 2017। तो अभी तक जो चैनल में नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।